So hello everyone, welcome back to our channel IAS. We are back with our important current affair series. तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा पिछले वीडियो को जो हमने बनाया था उसको काफ़ी अच्छे से रिसीव करने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने हमारे बाकी वीडियो देख कर अच्छे लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो एनालिटिक्स है उसमें पता लगा कि अराउंड 50% जो व्यूज़ हैं हमारे वो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। इससे मुझे पता मोटिवेशन मिलता है, जब कोई भी एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है 5-10 दिन में, तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि 5 या 10 दिन में किसी एक आदमी को तो आपका कंटेंट अच्छा लगा, उसने अप्रिशिएट किया, उसने सब्सक्राइब किया, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कितने लोगों में से एक नया आदमी हमारी सोच के साथ, उसके साथ, हमारे लेक्चर्स के साथ जुड़ा। तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने देखा, साइबर अटैक्स। आपने रिसेंट कुछ दिन पहले ये भी सुना होगा कि जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके जो कुछ 5 से 7 सर्वर थे, उनको उन पर साइबर अटैक पाया गया था, जिसके चलते 7 या 8 दिन जो उनका पूरा ओपीडी प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेसेस थे, तो वो सारे प्रोसेसेस मैनुअल पर शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए और अभी 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 हाल फिलहाल में क्या होना चाहिए कि जो इस एम्स के सर्वर पर अटैक था, उसके जो आईपी एड्रेस हैं, आईपी एड्रेस वो जो ट्रेस किए गए हैं अभी सर्टिन के द्वारा। सर्टिन क्या है, कौन सी बॉडी है, किस स्टेच्यूट से बनी, वो हम आगे जानेंगे। तो एक सर्टिन करके बॉडी है जो हमारे एक साइबर इंटेलिजेंस है, राइट। तो जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं तो उन सब की जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो जो करती है, दैट इज़ सर्टिन करके हमारी बॉडी है। आईटी एक्ट 2008 में ये बनी थी, उसमें अमेंडमेंट करके 2008 में बनाई गई थी। तो इसने पाया गया कि जो अटैक था, साइबर अटैक, उसका जो आईपी एड्रेस था, तो जो वो ट्रेस किया गया है तो वो हांगकांग का पाया गया है और एक हैनन करके प्रोविंस है चाइना का। तो इन दो जगहों से इसका आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है। कोई फिजिकल एड्रेस नहीं ट्रेस हुआ, लेकिन सिर्फ आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है, जिससे कि एक चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देखा जा रहा है। और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई ने इंटरपोल, क्योंकि जो सीबीआई है वही हमारी इंटरपोल की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है इंडिया के अंदर, तो सीबीआई ने इंटरपोल के थ्रू चाइना में इन दो जगहों पे इन्वेस्टिगेशन का आगे एक जो फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब हम आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने लिख रखे थे दो जो आईपी एड्रेस थे जिनसे अटैक किया गया था। तो ये दो आईपी एड्रेस का जो नेम था वो ये दो यूज़र नेम थे, dog2398 एंड माउस 63209। तो ये देखिए, पहली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप अभी इस इनिशिएटिव से नहीं जुड़े तो मैं बता दूं कि इसमें अंदर जितने भी हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के जो भी आर्टिकल्स होते हैं मेजर मेजर जो यूज़फुल होते हैं हमारे, तो हम उन सब का कंपाइलेशन करके, जैसे ये देख सकते हैं मैंने सबको कंपाइल करके यहाँ पर, तो हम सबको होलिस्टिकली समझ लेते हैं ना, तो इससे फ़ायदा होता है, हमें एक ही वीडियो में काफ़ी कंटेंट मिल जाता है। तो पहला ये जो खबर है देखिए, साइबर अटैक्स 2 एम स्टाफ सस्पेंडेड फॉर द लेट रिस्पॉन्स टू द साइबर अटैक। तो इसमें बेसिक सी न्यूज़ थी कि जो दो रिस्पोंडेंट्स थे जिनका काम था उस अटैक जब हुआ उसको मॉनिटर करके उस पर इंप्लीमेंट करना, तो उन्होंने वो अपना काम नहीं किया, जिसके चलते उनको इन्वेस्टिगेशन के चलते उनको अभी सस्पेंड कर दिया। अभी हुआ क्या, तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है जो एम्स के सर्वर को रन करता है, राइट, तो उसकी टीम अभी काम कर रही है हॉस्पिटल के साथ। और उन्होंने देखा कि ये कैसे रैंसमवेयर, अभी रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, रैंसमवेयर होता है कि जैसे फिरौती बोलते हैं हम। तो इस अटैक में हुआ क्या था कि जो साइबर अटैक था, उन्होंने जितनी भी फाइल्स थी, रैंसमवेयर में क्या होता है, फिरौती मांग रहे हैं थ्रू साइबर मीन। साइबर मानने जो कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरनेट, जितने भी कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर है, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उसे हम साइबर की डोमेन में रख देते हैं। तो जो फाइल्स थी एम्स के सर्वर पर, इन पर अटैक करके इनको एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट माने एक उनको कोडिफाई कर दिया। अब इसको डिक्रिप्ट अगर करना है तो इसकी एक की होती है, और वो की किसके पास है, हैकर के पास, जिसने इसको इनक्रिप्ट किया। अब जिसने ताला लगाया, ताले की चाबी उसी के पास है जो ताला खोल सकता है, डिक्रिप्ट करेगा। तो अब अगर हमें इस हैकर से चाबी चाहिए तो उस चाबी के बदले ही हमसे फिरौती मांगेगा, रैंसमवेयर मांगेगा, क्या आप हमें इतने पैसे दीजिए तो मैं आपको इसका कोड दूंगा जिससे आप इसको डिक्रिप्ट करके अपना डिक्रिप्ट करेंगे, और उससे फिर उस फाइल को आप रीडेबल बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अब उस फाइल्स में क्या था, उन फाइल्स में बहुत सारे पेशेंट्स का डाटा था, जिससे हुआ क्या, कुछ पेशेंट जिनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल फंसी हुई थी, तो वो 2-2 3-3 दिन फंसी रही, जिस कारण से उनका आगे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उनको काफ़ी परेशानियों दिक्कतों से फेस करना पड़ा। तो जो हैकर है अब ये की के बदले हमसे पैसे मांगेगा, फिरौती मांगेगा, राइट। तो फिरौती कितनी मांगी थी इन्होंने, 200 करोड़ की मांगी थी अराउंड, इन बिटकॉइंस, सॉरी इन क्रिप्टो करेंसी फॉर्म। तो इससे पता लगता है क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी से जो इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट होती हैं ना।
अभी तो जो आरबीआई है वो इनको एक मेजर थ्रेट बताता है और बोलता है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है क्रिप्टो करेंसी का होगा। तो वही सब था कि जो एनआईसी की टीम थी उन्होंने बता दिया था कि रैनसमवेयर के चलते ये एक अटैक हुआ था। और उस समय जो खबर आई थी तो देयर इज़ नो फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व्ड। अभी जो खबर आई है रिसेंट उसमें था कि जो आईपी एड्रेस है वो जो ट्रेस किया है वो चाइना में ट्रेस किया गया है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि जो एम्स के सर्वर थे दे वर प्रोन टू हैकिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी फीचर, जिसे हम साइबर हाइजीन भी बोल देते हैं, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजी एक इंपॉर्टेंट होती है साइबर हाइजीन, कि आपने जो साफ़ करने का जो एक साइबर अटैक्स या जो ऐसे मैलवेयर प्रोजेक्ट रहते हैं इनसे अगर आपने अपने सिस्टम को कैसे बचाया, कैसे आप उसकी सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको साइबर हाइजीन बोलते हैं। अब आगे आएगा अभी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि आर रैनसमवेयर अटैक्स इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो जी हाँ, जैसे अभी हम आगे देखेंगे एनसीआरबी का डाटा भी यही दर्शाता है कुछ कि किस तरीके से साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं हमारे। तो अगर हम बात करें, ये वही न्यूज़ की बात करें कि 23 नवंबर ई सर्विसेज एट ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर क्रिपल्ड व्हाट इज बीइंग सस्पेक्टेड टू बी अ रैनसमवेयर। ठीक है, तो उस समय रैनसमवेयर तो उस समय हुआ कि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का जो इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट है, आईएफएसओ जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने केस रजिस्टर कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के बाद इन्होंने परपेट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। तो जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं इम्प्लॉइंग सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डाटा रिकवरी, तो अब जो डाटा डीक्रिप्ट हो गया था, अब हमने उनको रैनसमवेयर तो नहीं दिया, और नॉर्मल सी बात है क्योंकि क्यों ही देंगे हम उन्हें जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। तो उन्होंने फिर अपने सारे जितने भी साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं उनको लगा दिया ताकि हम डाटा अपना रिकवर कर सकें और जिससे हम फिर से काम कर सकें। और मैं बताना चाहूँगा इसमें जो 3 करोड़ पेशेंट हैं उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। 3 करोड़ पेशेंट का डाटा था एम्स के सर्वर में जो खतरे में था। तो बोलते हैं ना, डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो यही दिक्कत है कि जो ये डाटा इन सर्वर्स में रहता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए। आपने देखा होगा अक्सर हम जब भी कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, तो जैसे आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे ईयरफोन चाहिए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके फेसबुक, आपके इंस्टा, इवन आपके यूट्यूब पर भी उसके ऐड आने लग जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो आपने डाटा गूगल पे सर्च किया उसका जो डाटा बना, उस डाटा को गूगल ने आगे इन्हीं कंपनीज़ को कहीं ना कहीं बेच दिया, जिससे इन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है और वो कुछ प्रॉफिट जो भी उनका शेयर करते हैं आगे। तो इसी प्रकार से डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो जो डाटा पेशेंट्स का होता है या डाटा किसी भी कंपनी का कोई भी जनरेट करता है, तो वो किसी प्राइवेट एंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू क्रिएट मार्केट इंटेलिजेंस। आप बोल सकते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें कौन सी बीमारी है, तो हो सकता है फिर वो उन्हें उसी प्रकार के इंश्योरेंस प्रोडक्ट गूगल पे शो करने लग जाए, उसी प्रकार की दवाइयाँ शो करने लग जाए, उसी प्रकार के क्लिनिक्स हैं जो नियर अबाउट उनको शो करने लग जाए। तो इस तरीके से ये जो डाटा है काफ़ी क्रूशियल रहता है, डाटा इज़ न्यू ऑयल जो हम बात करते हैं। तो उन्हीं से इन सबको फायदा मिलता है। रैनसमवेयर, अब रैनसमवेयर क्या होता है इसको हम जान लें। तो रैनसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मिलिशियस सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू स्टोर डाटा बाय इनक्रिप्टिंग द फाइल। जो मैंने आपको समझाया, जो फाइल्स आपके ऑलरेडी सिस्टम में हैं उनको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और उसके डिक्रिप्शन के चलते आपसे फिर पैसे मांगे जाते हैं, फिरौती मांगी जाती है। देन रैनसम इज देन डिमांडेड फ्रॉम द ओनर इन एक्सचेंज ऑफ डिक्रिप्शन की। अब उसके बाद करें हाउ सीरियस इज़ द रैनसम, हाउ सीरियस आर रैनसमवेयर अटैक, कितने की ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बोलते हैं एटलीस्ट 5 ऑफ द एम सर्वर दैट होस्ट डाटा रिलेटेड टू मोर देन 3 करोड़ पेशेंट्स वर कॉम्प्रोमाइज। हमने बात की इन इंडिया सेवरल केसेस ऑफ रैनसमवेयर अटैक टारगेटेड इन कमर्शियल एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें और सोशल सोसाइटी की बात करें, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके एक रिपल होने से इन तीनों को, ये तीनों डेंजर में आ जाते हैं। प्लस इसका इसका एक रिपलिंग इफेक्ट होता है बाकी चीज़ों पर भी। जैसे मान लीजिए बैंकिंग है, बैंकिंग इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये कल को ध्वस्त हो जाए, इसकी सारी फाइल्स अगर सारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाएंगी साइबर अटैक के चलते, तो जितना भी हमारा बैंकिंग डाटा है, जितना भी लोगों के पासवर्ड्स हैं, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, सब के सब रातों रात सारे पैसे उड़ सकते हैं या बहुत बड़ा रैनसमवेयर मांगा जा सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमी हमारी आ जाएगी खतरे में और इसका रिपलिंग इफेक्ट होगा बाकी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे, है ना। तो इस तरह से जो कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इन पर अभी देखा गया रिसेंट टाइम में काफ़ी बड़ा है। वन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ न्यूक्लियर प्लांट्स की अगर हम बात करें जिससे हम एनर्जी ड्राइव करते हैं, तो अगर देखो कुदनकुलम जो है तमिलनाडु में, उस पर भी एक ऐसे ही कुछ महीने पहले एक साइबर अटैक हुआ था। ठीक है, तो वही सब बात है कि अभी रिसेंट टाइम में देखा गया कि इन पे एक राइज देखा गया है इनमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे स्पाइसजेट का एग्जांपल दिया, टेलिक्स का एग्जांपल, जैसे ऐसे करके। अकॉर्डिंग टू इंटरपोल, अगर हम इंटरपोल की बात करें तो उनका फर्स्ट एवर जो ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट था उसने प्रेजेंट किया कि जो उसकी 19th से जनरल असेंबली हुई थी उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया कि रैनसमवेयर वाज द सेकंड हाईएस्ट थ्रेट आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग एट 66%। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो उसके बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट थ्रेट है तो वो है रैनसमवेयर, जो कि था 66%, है ना। तो ये फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद फिर साइबर अटैक्स की बात करें तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं, क्या क्या जो हमने बात की रणनीति है भारत की। तो 2004 में इंडियाज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिपोर्ट 13
नेशनल नोडल एजेंसी है, शायद आई थिंक मैंने गलत बता दिया था, तो 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था सर्टिन करके, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सर्टिन जिसको बोलते हैं, नेशनल नोडल एजेंसी है जो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, सर्कुलेट करती है इनपुट्स ऑन द साइबर अटैक्स, और फिर गाइडलाइंस इशू करती है, एडवाइजरीज इशू करती है, किस तरीके से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, फोरकास्ट करते साइबर अटैक्स को, एंड देन फोरकास्ट करने के बाद अलर्ट्स को इशू कर देती है, एंड टेक्स मेजर टू हैंडल द एनी सिग्निफिकेंट साइबर इवेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है सर्टिन, जिसने अभी ट्रेस करके बताया कि जो IP एड्रेस कहाँ का है। उसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट बॉडी है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, कोऑर्डिनेट्स विद डिफरेंट एजेंसीज एट नेशनल लेवल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। जितनी भी हमारी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो बॉडीज़ हैं, उन सबके साथ जो कोऑर्डिनेशन काम है वो करता है NCSC, ठीक है। उसके बाद आती है नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हैज़ बीन सेटअप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, जो मैंने बताया आपको। तो उसके लिए डेडिकेटेडली हमने NCIPC बना रखा है। उसके बाद जो बॉडी आती है, तो उसके बाद फिर हम देखें साइबर स्वच्छता केंद्र हमारी सरकार चलाती है क्लीनिंग के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी क्लीनिंग, अगर हम बात करें साइबर के डोमेन में क्लीनिंग की बात करें, हैज़ बीन लॉन्च डिटेक्शन ऑफ द मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री टूल्स टू रिमूव द सेम। भाई एक फिर नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वर्क्स ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल थ्रेट। तो जो अवेयरनेस की बात करें वो हमारा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि सिक्योरिंग नेटवर्क्स, कैसे हम अपने नेटवर्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें वही जनरल कंसेप्ट के हमें बजट बढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे इंटरनेशनल प्रैक्टिस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वही न्यूज़ तो वही है, इस सब के चलते काफ़ी न्यूज़ में था जो हमने बात की थी कि जो एम्स के जो सर्वर थे उनको खतरा था। अब उसमें देखो हुआ क्या है कि जो इसके सर्वर थे उन्हें कौन मैनेज करता था, तो जो हॉस्पिटल करके इसका इनिशिएटिव था, उसको नेटवर्क्स वर बीइंग मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इसके चलते फिर उसके बाद जो ये पूरा जब इस पर अटैक हुआ, तो जो दिल्ली पुलिस का हमने पढ़ ली कि जो इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन था इंडो दिल्ली पुलिस, इन्होंने 25 नवंबर को उस चलते सारा कुछ, ये देखिए 200 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी में रैंसमवेयर के एक अटैक का जो उस समय अंदेशा लगाया गया था। देन कम्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए साइबर अटैक्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आर गेटिंग कॉमन एंड अब जैसे पेंडेमिक के बाद हमने बात की, पेंडेमिक के बाद बहुत सारे काफ़ी लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, जिस कारण हॉस्पिटल्स के बाद काफ़ी डाटा इकट्ठा हो गया था, और वो डाटा ऑब्वियस ही बात है डिजिटल फॉर्मेट में होगा। तो अभी पेंडेमिक के बाद देखा गया कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक हैकर्स के लिए काफ़ी एक ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव सेंटर बन गया साइबर अटैक करने के लिए। दैट इज़ वाई जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं हैव डिफाइंड द हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर एज अ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के चलते जो बहुत सारे कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसा कर दिया। इन इंडिया वाइल हेल्थ इज़ नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्टली एज CI, अगर हम सिर्फ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ डायरेक्टली हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एम्स, अगर हम एम्स न्यू दिल्ली की बात करें, कुड बी काउंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के भी डाटा है, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका डाटा है। मैंने बताया डाटा कैसे न्यू ऑयल है तो किस तरह से वो चलता है। तो इसमें बोला कि जो हमारा एम्स है वो 38 लाख पीपल को एवरी ईयर ट्रीट करता है, राइट। फिर बहुत सारा जो हमारा सेंसिटिव मेडिकल रिसर्च डाटा है वो यहाँ पे स्टोर्ड होता है। देन तो नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, क्या जो एम्स था उन्होंने प्रॉपर साइबर हाइजीन को फॉलो किया या नहीं किया। अब जनरली होता क्या है कि जब भी साइबर अटैक होता है, रैंसमवेयर होता है, तो जिस भी बॉडी पे रैंसमवेयर अटैक होता है वो बॉडी नेगोशिएट करके उन लोगों से उन्हें पैसा दे देती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये अटैक हुआ तो जो एम्स है और जो NIC उन्होंने उसी दिन इसको पब्लिक डोमेन में रख दिया और इसकी रिपोर्ट कंप्लेंट कर दी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस के ने जो बड़ा IFS उनका यूनिट है, उन्होंने इस सेक्शन 66F के चलते इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के चलते उस पर एक केस फाइल किया और इसको साइबर टेररिज्म में डिक्लेयर करके आगे फर्दर जो डिटेल से इन्वेस्टिगेशन उसको स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने देखा कि जो CBI उन्होंने इंटरपोल से डिमांड भी की है उसके IP एड्रेस को चेक करने का चाइना में और हांगकॉन्ग में। तो अब इसमें उन्होंने एकदम से इस पर प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेके इसको इनिशिएट कर दिया। अब ये साइबर अटैक्स ऑन CI यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें एक नेशनल सिक्योरिटी का एंगल भी होता है, ठीक है, क्योंकि वन कान लो साइट ऑन फैक्ट दैट एम सर्वर हैड अ क्रिटिकल हेल्थ डाटा ऑफ सेवरल इंडिविजुअल एंड हेल्म ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट एंड अटैक माइट हैव मच लार्जर मोटिव। उसका एक लार्जर मोटिव भी हो सकता था कि वो एक्चुअली हमारे डाटा से करना क्या चाहते थे, क्या वो इंटेलिजेंस गैदर करना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी थी। इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट टू पुश एंड अनाउंस द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दैट द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड कपल ईयर्स बैक। तो जो एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात की है उसको अभी इंप्लीमेंट करना काफ़ी हमें इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी है वो हमारे लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट का काम कर सकती है टू मोटिवेट एंड मॉनिटर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ साइबर रेडीनेस। जो भी हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी साइबर रेडीनेस को और भी अच्छे से चेक करने के लिए सिग्निफिकेंट बजट शुड बी एलोकेटेड। एक वो होना चाहिए कि उसको बजट को बढ़ाना पड़ेगा, जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बजट को साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स लेने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और उसके अलावा हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर भी काम करना पड़ेगा। ऑन काउंटरिंग साइबर अटैक्स हैज़ टू गेन मोर टीथ बियॉन्ड द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स एंड द US लेड काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ये जो US का एक US लेड है काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, ये हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो ऑफ 37 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन भी है उसके अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वाड में हमारा एक साइबर सिक्योरिटी को लेके बना हुआ है, G20 में साइबर सिक्योरिटी का भी जो इशू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस पे रखा गया था। इस तरह चलते चलते अलग अलग चीज़ें हमारे हम इंटरनेशनल फोरम में भी इंडिया है जो साइबर टेररिज्म को आगे रखता आया है। इसके बाद हमारा जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, हम सीधा उस पर पहले चलते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, तो इस आर्टिकल की बात करें, इसमें काफ़ी अच्छा डाटा है, काफ़ी अच्छे चैलेंजेस हैं, काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन हैं और इसमें कुछ कुछ केस स्टडीज़ भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से देख लीजिएगा, खींच लीजिएगा। वैसे मैं एक बार ये डिक्टेट कर दूंगा फिर भी, लेकिन अगर आप अपनी इसके लिए PDF इसका मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो डाटा क्या है, तो जो NCRB का डाटा था उसमें देखा गया कि NCRB अगर बात करें 2016 की, तो इसमें 12,317 केस पाए गए थे, जो अब बढ़ के हो चुके हैं 50,035। तो अप्रोक्सीमेट 4 गुना ये अटैक्स बढ़ गए हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं चैलेंजेस को। तो चैलेंजेस को पूरे इस आर्टिकल मैंने C से डोनेट करा है। तो पहला चैलेंज क्या है, पहले मैं आपको सारे चैलेंज पढ़ देता हूँ। तो पहला चैलेंज की जो कैपेसिटी है इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, वो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी लिमिटेड रखी गई है। उसके बाद अगर हम एक चैलेंज की बात करें, नेक्स्ट चैलेंजेस कि हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उन्हें प्लग करना पड़ेगा। अगर हम बात करें जो हमारी IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ICT से हम बात करते हैं, तो वो सभी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसे प्लग करना पड़ेगा। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में कोई सेपरेट प्रोसीजरल कोड नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, तो दिस इज़ अगेन अ चैलेंज फॉर अस। देन इज़ शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ और हाफ हार्टेड एफर्ट्स बाय स्टेट टू रिक्रूट टेक्निकल स्टाफ। तो जो स्टेट है उन्होंने भी अच्छे से इनिशिएटिव नहीं लिया है, इनिशिएटिव एफर्ट्स नहीं लिए जिससे वो टेक्निकल स्टाफ को हायर कर सकें। रेगुलर पुलिस अगर देखिए, जो रेगुलर पुलिस ऑफिसर है वो साइबर अटैक को नहीं समझ सकता। ठीक है, उसका जो पुलिस ऑफिसर होगा नॉर्मल, उसका एकेडमिक जो बैकग्राउंड होगा वो आर्ट्स में होगा, कॉमर्स में होगा, लिटरेचर में होगा, मैनेजमेंट में होगा, बट वो साइबर अटैक्स को नहीं समझ पाएगा, है ना, क्योंकि वो कंप्यूटर की इन्वेंसीज रहती हैं, तो वो सब चीज़ें, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। खैर ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका, पहले हम चैलेंज ही सारे कर लेते हैं। एंड देन जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो चैलेंज है, दैट इज़ नीड फॉर लोकलाइजेशन। मोर साइबर क्राइम्स आर ट्रांसनेशनल इन नेचर विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। देखो जैसे हमने एम्स वाले में देखा, तो जो ये इनका नेचर रहता है वो ट्रांसनेशनल रहता है, तो उसी के लिए हम चलते हैं जो डाटा लोकलाइजेशन की हम बात करते हैं कि डाटा लोकलाइजेशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम फॉरेन टेरिटरी इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट आल्सो टार्डी। अब देखिए, मान लीजिए इंडिया का डाटा है विच इज़ इन लेट्स से USA, अब इस पर अटैक हो गया साइबर अटैक, अब अटैक हुआ USA में, डाटा था इंडिया का, तो ये पूरा का पूरा पर से ज़्यादा क्यूबरसम हो जाएगा। हम किससे जवाब दे मांगे, किससे ना मांगे, तो वो सब देखना पड़ेगा हमें। अब हम सीधा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, हम सबसे पहली बड़ी एक और प्रॉब्लम जो रह गई थी कि जो पुलिस है, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। एंड द प्राइमरी ऑब्लिगेशन टू चेक क्राइम एंड क्रिएट नेसेसरी क्राइम साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइज विद स्टेट, और स्टेट्स के पास इतना फंड्स नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नो लेस रिस्पॉन्सिबल टू इन्वॉल्व यूनिफॉर्म स्टेचुटरी प्रोसीजर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आके यूनिफॉर्म स्टेचुटरी प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, I4C, अब ये है अंडर होम मिनिस्ट्री के, तो ये हमारे लिए प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सॉल्यूशंस में अगर हम बात करें तो वही है कि जो अगर शॉर्टेज में टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज की बात है, तो जो अभी एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर कैसे एक अच्छा बेटर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन से डिजिटल एविडेंस हैं, जिससे पता लगे कि अब साइबर अटैक हो सकता है, वल्नरेबिलिटी आगे आ सकती है, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए। उसके बाद सेपरेट साइबर पुलिस स्टेशंस बना देने चाहिए हमें। ये एक अच्छा एक है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ को पुलिस स्टेशन में डाला जाए। उसके अलावा जो IT एक्ट 2008 था उसके अंदर भी ऑफेंसेस को रजिस्टर्ड किया जाए, और उसमें जो ऑफेंसेस को रजिस्टर करने की पावर है शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर से नीचे वाले उसको नहीं कर सकते, तो वो एक हमारे लिए है। देन सोल्यूशन इसका क्या है, सुटेबल अमेंडमेंट्स करे जाने चाहिए सेक्शन 80 ऑफ द IT एक्ट में, तो ताकि जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो भी एलिजिबल हो जाए इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम का स्टार्ट करने के लिए। अभी तक सिर्फ इंस्पेक्टर्स के पास था, तो उसको सब इंस्पेक्टर्स को भी उसकी अथॉरिटी दे देनी चाहिए। उसके अलावा जो साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं स्टेट में, उनको अपग्रेड कर देना चाहिए। ऑफेंस रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी रिमेन अंडर रिपोर्टेड। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटी है सोल्व करने की वो हमारी लिमिटेड है, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तभी हमने देखा डिजिटल रुपया भी, जो CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट आ रहा है, तो वो एक उसका सोल्यूशन हो सकता है ताकि जो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग है वो खत्म हो जाए। उसके अलावा जो स्टेट्स के लेबोरेटरी और मॉडर्नाइजेशन फंड देना चाहिए। एंड उसके अलावा जो सोल्यूशन हमारा नेक्स्ट है, हाँ, ये साइपैड। तो ये दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है साइपैड, जिसका फुल फॉर्म है साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन सेंटर। तो दिल्ली पुलिस का था इनिशिएटिव, इसको हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। देन कम्स हमारा डाटा लोकलाइजेशन का बात, कि अगर हमारा डाटा इंडिया में रहेगा और इस पर अटैक होता है तो हमारे लिए फिर भी काफ़ी ईजी है उसको ट्रेस करना, उसको रिपोर्ट करना, रादर के वो किसी और कंट्री में डाटा हमारा हो, तो डाटा लोकलाइजेशन एक उसका एक सोल्यूशन बन जाता है। देन
हमने जो बात की थी साइबर स्टॉकिंग या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हमने देखा जो साइबर पोर्नोग्राफी है, तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल है। तो जो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, तो ऐसे हमें उन चीज़ को रोकने के लिए भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब इसका जो कंक्लूजन है अच्छा है, इनफैक्ट द सेंटर एंड स्टेट मस्ट नॉट ओनली वर्क इन टैंडम एंड फ्रेम स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम, बट आल्सो नीड टू कमिट सफिशिएंट फंड्स टू डेवलप मच अवेटेड एंड रिक्वायर्ड साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये थे हमारे कुछ 4-5 आर्टिकल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे साइबर अटैक के। ये आपको अच्छे लगे हों, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और हाँ, जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक मिस्टेक हो गया था, जो आम आदमी पार्टी है, तो इन्होंने इस क्राइटेरिया से ये जो 4 स्टेट्स हैं, इनमें इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो चुकी हैं ये, इसके चलते ये अब नेशनल पार्टी में आ सकते हैं। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, इसमें इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है रिकॉग्नाइज पार्टी होने के लिए 4 स्टेट्स में। हर एक स्टेट में आपको 6% से ज़्यादा वोट शेयर लेना पड़ेगा और 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 6 अपने स्टेट पड़े थे, दिल्ली था, पंजाब था, गोवा था एंड गुजरात था, प्लस 2 सीट्स तो इनकी है ही हर एक उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो उसके चलते आप नेशनल पार्टी का स्टेटस के लिए एलिजिबल हो गया था। अब वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।